नमस्ते। भगवान धन्वंतरि की प्रार्थना से हम आज की सेशन की शुरुआत करते हैं। ओम नमामि धन्वन्तरिमादिदेवं सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मं लोके जगारुभयमृत्युनाशनं दातारमेशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां रथं मृतघटं चारुदुर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिहृद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रं कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तं निखिलगतवनं प्रौढदावाग्निलीलम्। रागादिगोगान् शरतान् शक्तान् अशेषकायुपसुतान् शेषान् औत्सुक्यमोहागतिदान् जघान पूर्ववैद्याय नमोऽस्तु तस्मै पूर्ववैद्याय नमोऽस्तु तस्मै। आज हमारे बीच अत्यंत तपोमूर्ति ऐसे वैद्य तपन कुमार सर उपस्थित है। नमस्ते। हाँ, लो शुरू किया तब तो 16 थे, अभी 50 के ऊपर हो गए। ये प्रवीण सर का ही मेहरबानी है कि मुझे आप सब लोगों के साथ बात करने का मौका मिल रहा है। मैं इसके लिए प्रवीण सर का बहुत ही शुक्रगुजार हूँ, बहुत ही आभारी हूँ। हमारे होनहार वैद्य हर्षल वैद्य के लिए भी साधुवाद है, और आप सब लोग जो गुणीजन हैं, आयुर्वेद के अनुरागी हैं और वैद्य प्रवीण शर्मा के थ्रू संहिता और महाकषाय के द्वारा चरक के नजदीक होने का कोशिश में हैं, ये मेरे लिए एक बहुत ही खुशनसीबी, आनंद और खुशी की बात है। आज मुझे बोला गया है कि आपको क्वेश्चन आंसर्स को डील करना है, लेकिन आप सब विद्वान लोग वैद्य प्रवीण सर को पूछने के और उसकी समाधान के आदी हो चुके हैं, इसलिए मैं आपको संतुष्टि दे पाऊंगा कि नहीं वो मुझे फिलहाल ज्यादा पता नहीं है, फिर भी कोशिश करूंगा। लेकिन उसके पहले मैं जिस संहिता के साथ आप लोग जुड़े हुए हैं, या तो जिस संहिता के अध्याय के महाकषायों के बारे में विचार प्रवीण सर के सुन रहे हैं, उसके बारे में कुछ बताना चाहूंगा। एक्चुअली आप सबके पास अगर संहिता नहीं है और सिर्फ महाकषाय के लिए आप प्रवीण सर को सुन रहे हैं, तो मेरा स्पष्ट मानना है कि वो उतना सार्थक नहीं रहेगा। आपके पास चरक संहिता, चक्रपाणी टीका, वो जो लाल वाली बुक होती ना, वो होनी चाहिए। और उससे बेहतर ये है कि आप अभी जो सुन रहे हो उस वक्त अपने पास रखिए, उसको हल्का सा छू के रखिए, उसके ऊपर हाथ फिराते रहिए, उसको सहलाते रहिए। वो सहलाएंगे तो वो सहेली हो जाएगी। और तो प्रवीण सर की बातें हैं, आप बहुत अच्छी तरह अपने दिल और दिमाग में प्रस्थापित कर पाएंगे। और मैं तो वहां तक सोचता हूँ कि आप, अगर आपके पास चरक संहिता है, चक्रपाणी टीका, और आप सही में संहिता के साथ जुड़ के महाकषाय का आनंद एवं रिजल्ट दोनों लेना चाहते हैं, तो
मेरी तो आप लोगों से स्ट्रांग विनती है। विनती स्ट्रांग नहीं होती, वो नम्र होती है, लेकिन मैं आज स्ट्रांग विनती करने के लिए मजबूर हूं। और उसके पीछे कारण ये है कि आप सब लोग अगर हर रोज चरक संहिता के सूत्र स्थान के चतुर्थ अध्याय षड्विरेचन शताश्वतीय का पारायण एक बार पढ़ लेना, या तो सिर्फ उसकी बोल्ड प्रिंटिंग है, उस पर अपनी 3 उंगलियां, जिस तुम अपनी नाड़ी देखते हैं, वो 3 उंगलियां फिरा दो तो भी चलेगा। उतने से भी, उतना सहलाने से भी संहिता इतनी खुश हो जाएगी, आपकी हो जाएगी। और अगर दिन में 3 बार उसको हग किया, फिर तो वो हृदय में विराजमान हो जाएगी। येषु द्वादश संहित साहस्री हृदितिष्ठति संहिता, वो खुद संहिताकार बोलता है। इसलिए आप सब लोगों से ये मेरी खास विनती है कि अगर प्रवीण सर के महाकषाय या तो चरक के महाकषाय जो प्रवीण सर के मुख से उद्घाटित दोबारा उद्घाटित होते जब हो रहे हैं, उसका पूरा लुत्फ और रिजल्ट दोनों महीनता से बारीकी से प्राप्त कर पाएंगे। वो मेरा पूरा विश्वास और अनुभव है। तो आप सब लोगों से मैं ये खास दरख्वास्त करता हूँ कि आपके पास चक्रपाणी टीका वाली चरक संहिता होनी चाहिए। उसको दिन में 3 बार पैशनेटली हग करना है, और महाकषाय के प्रवीण सर के लेक्चर के पहले पूरे षड्विरेचन शताश्वतीय अध्याय का पारायण कर लेना चाहिए। उससे प्रवीण सर, संहिता और आप तीनों एक दूसरों से जुड़ जाएंगे। और ये जुड़ना, या गुजराती में जिसको जोड़ान बोलते हैं, ये जुड़ना अपने आप में बहुत बड़ा सिद्धिदायक होता है। ये प्रवीण सर के पास बैठ के मैंने भी कई बार अनुभव किया है। इसलिए ये बात अभी तक शायद प्रवीण सर ने आपसे साझा नहीं की, जो मैं समझता हूँ कि आप सब लोगों से साझा करनी चाहिए। आई मस्ट शेयर दिस वंडरफुल फैक्ट टू माय लविंग फ्रेंड्स ऑल महाकषाय वैद्यस। आपको महाकषाय के थ्रू, चरक संहिता के थ्रू, प्रवीण सर के थ्रू महावैद्य होना है, और वो तय है। आपका ये जो महाकषाय में जुड़ना, वो अपने आप में बहुत बड़ा उसको क्या बोलते हैं, लाइफ चेंजिंग इवेंट, चक्रवर्ती बनाव होने वाला है आपकी लाइफ में। शायद संहिता की कैरियर में भी ये पिछले 100 साल में नहीं हुआ, उतना जबरदस्त इवेंट हो रहा है, होने जा रहा है, हो रहा है आप सब लोगों की जिंदगी में। इसलिए आप सब लोगों से मैं क्वेश्चन आंसर का शुरू करने के पहले ये खास बताना चाहता हूँ कि आप सब लोग संहिता से नजदीकी बनाइए। एटलीस्ट एक संहिता ऐसी हो जिसका कभी पढ़ने में इस्तेमाल न करे, परीक्षा के लिए रट्टा मारने में इस्तेमाल न करे, परीक्षा में जाके उल्टी करने में इस्तेमाल न करे, सिर्फ उसको प्रेम करने के लिए अलायदी अलग से, एक्सक्लूसिवली ओनली फॉर hugging, loving and thereby being of each other, एक दूसरे के होने के लिए ही उसका इस्तेमाल करें। ऐसा अगर आप करेंगे तो मैं आपको
संहिता की ओर से गारंटी देता हूं कि आपका पूरा भविष्य संहिता से भी ज्यादा उज्जवल और जगमगता होना तय है। आप ये नहीं भी करेंगे, मेरी इस बचकानी या तो दीवानगी को नहीं भी फॉलो करेंगे, तो भी संहिता आपको महावैद्य होने से रोकेगी नहीं और महावैद्य बना के ही छोड़ेगी। ये संहिता का वादा है। वो पहले ही अध्याय में बोलते हैं महाराज जी, तो वृत्तिकरश्च आयुर्वेद वृत्तिकर है। वृत्तिकर का मतलब आपका खाना पीना, रहना, करना, पहनना, ओढ़ना, घूमना फिरना, सब कुछ जिम्मा संहिता का है। और अगर उसकी व्याख्या भी आप देखें तो संहिता को तो वैसे मैं कई बार बोल चुका हूँ, अभी एक और बार बोलता हूँ, मेरे को तो संहिता के लिए 1000 बार बोलना पड़े तो भी मेरे को मंजूर है। सम्यक हितम प्रतिपाद्यम यस्या सा संहिता, मीन्स जिसके आश्रित जो वैद्य हुआ उसका हमेशा हर प्रकार से हित करना, अच्छा करना, भला करना, ये जिसका टैगलाइन है, पंचलाइन है या सेंट्रल थीम है, उसको संहिता बोलते हैं। सम्यक हितम प्रतिपाद्यम यस्या सा संहिता। अब जो खुद इतना मुक्कमता से, इतना सॉलिड बताते हो कि आपको आपका सब कुछ मैं संभालूंगी, सिर्फ मेरे हो जाओ, और किसी के हो जाने में तो मजा होता ही है। ये सब लोग बहुत अच्छी तरह, मेरे से भी ज्यादा अच्छी तरह जानते हैं। और मैं चाहता हूं कि आप संहिता के भी हो जाओ, संहिता के हो जाएंगे। और दूसरी 2-3 छोटी छोटी चीजें हैं जो कभी मिलने का फिर से मौका मिला तो बताएंगे। मंत्र है, प्रार्थना है, सानिध्य है और पारायण है। ये सब बातें कभी बताएंगे, मिलेंगे जो दोबारा मौका मिला तो। आज फिलहाल आप सब लोगों के साथ मुखातिब होते हुए, आप सबके सन्मुख होते हुए, रूबरू होते हुए मुझे बहुत बहुत ही अच्छा लग रहा है। और आप सब लोगों से विनती है कि आप अपनी कोई छोटी मोटी शंकाएं हो तो वो हम एक दूसरे से साझा करते हैं। और प्रवीण सर की तरह उनकी जितना तो मैं आप सब लोगों के शंकाओं का समाधान कर पाऊंगा कि नहीं वो मुझे नहीं मालूम, लेकिन कोशिश करूंगा कि प्रवीण सर की स्टाइल और उनकी इंटेंसिटी से आप सब लोगों के साथ कुछ बातें, कुछ आपकी शंकाओं के समाधान का मैं समाधान का प्रयत्न करूं। आप सब लोग से विनती है कि आपको कुछ क्वेश्चन आंसर करना हो तो मौका दीजिए मुझे। वैसे आपको आदत तो प्रवीण सर की पड़ी हुई है, उतना तो अच्छा मैं कर पाऊंगा कि नहीं मुझे नहीं मालूम, लेकिन प्रवीण सर के साथ रह रह के मैं भी थोड़ा बहुत तो वो कैपेसिटी रखता हूँ। आप मुझे आपकी कोई शंका हो, आपका कोई विचार प्रस्तुत करना चाहते हो तो स्वागत है। सर एक बच्चा है 11 साल का, उसको एक 11 साल का लड़का है सर, उसको हाथ और पाद में दोनों में बहुत एक्सेसिव स्वेटिंग होता है, पानी पानी हो जाता है। तो क्या? उसको किस हिसाब एक्सेसिव स्वेटिंग होता है सर, पाम और सोल में। अच्छा, ये स्वेद बहुत हाँ हाँ प्रभुत्व होता सर, यस है। सर, वो भी स्वेद- सिर्फ हस्त और पाद में ही सर। अच्छा अच्छा अच्छा, हाथ और पैर में स्वेद ज्यादा हाँ होता है।
वो भी अच्छा। पाम और सोल में। हाँ 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 हाँ, स्वेद किसका मल है? मेद का। मेद मेद का। तो मेद की जो औषधियां होती हैं उसको यूज करना चाहिए। जो अगर पेशेंट स्थूल है तो स्थूलैपकर्षण वाली मेद की औषधि यूज करनी चाहिए। और अगर कृश है तो जो स्थूल्य की तो नहीं लेकिन मेद पर काम करने वाली औषधियां, जैसे कि मेरे यहाँ मेद बल करके एक औषध है, या महाराष्ट्र आदि में मेद पाचक जैसा कोई यस सर, योग मेद चलता है। पाचक। हाँ, यस हम यहाँ मेद बल नाम से फॉर्मेट दोनों की एक है कि नहीं, लेकिन वो मेद पर काम करने वाले स्थौल्य के सिवा के औषध का यूज करना चाहिए। दूसरा प्राणकामी रसायन जो आमल की है वो उसके हाथों और पैरों में उद्घाटन करना चाहिए। और तीसरा मनोदौर्बल्य को ठीक करने के लिए सत्वावजय और सत्व को बढ़ाने की और चिकित्सा करनी चाहिए। मेरे यहाँ सत्व बल करके टेबलेट है, वो मेरे लिए बहुत कंफर्टेबल होती है, वो उसको मैं यूज करता हूँ। तो इस तरह से अगर स्थूल पेशेंट है तो मेद स्थौल्य खर्च मेद की चिकित्सा, पुरुष है तो मेद पाचक या मेद बल, और अगर उसके साथ सत्वावजय और प्राण के रूप में उसका उद्वर्तन उद्घर्षण, आमल की रसायन अगर ओरली भी देना चाहते हो तो दे सकते हैं और वो अच्छा रिजल्ट देता है, क्योंकि ये स्वेद की प्रवृत्ति है, वो सूक्ष्म इंद्रिय विकार भी है। हाथ और पैर दोनों का सबसे बड़ा काम हस्तोगमन धारणे और पादोगमन कर्मणि, ये दोनों अति स्वेद प्रवृत्ति से डिस्टर्ब हो जाते हैं। इसलिए इंद्रिय प्रदोष विकार भी उसको सोच के उसमें मेद की चिकित्सा करनी चाहिए। जैसे मैंने स्थूल और कृष्ण, मेद की अति प्रवृत्ति हाथ पैर में से होना, वो भी से अतिसार नहीं तो उसमें ये आमल की रसायन और उसमें बलवान एक पर दुर्बलश्च, वो जो कॉन्सेप्ट है उसको देते हुए या तो मेदोदोष की या तो मेद बल या तो मेद पाचक उसका इस्तेमाल करना चाहिए। सत्वावजयन करना चाहिए या सत्व बल की औषधि देना चाहिए। और अगर आप अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर से लैस है तो शिरोधारा भी इसके साथ जोड़ सकते हैं। ओके सर, थैंक यू सर। जय सर गुड इवनिंग। हेलो हेलो सर, इसी सर पेशेंट गुड में इवनिंग। सर स्वेद दुर्गंधि भी रहती है ना सर? नहीं, स्वेद से रिलेटेड है तो ऐसे वेद की दुर्गंधि हो तो वो पित्त के विसर्ग गुण के कारण होता है। तो और उसके लिए पित्तधरा कला को ठीक करना चाहिए, और पित्तधरा कला के लिए बिल्व और ये परपट आदि यूज कर सकते हैं। बिल्वल उसमें, क्योंकि जितने भी मेद की जो उपधातु है वो स्नायु है, और पित्तधरा कला जहां भी शीर स्नायु स्थित होती अन्न और है वो पूरे सुषिर स्नायु है, जो चतुर्विध प्रकार की वो सुषिर स्नायु है और स्नायु मेद से संबंधित होता है। लेकिन अगर ये प्रस्वेद या तो पसीना दुर्गंध युक्त है तो फिर उस दुर्गंध युक्त नहीं है, सिर्फ पसीना, तो उसकी मेद की चिकित्सा अगर दुर्गंध युक्त है तो उसमें पित्त उसमें बिल्व और परपट्यादि मेद बल के साथ ऐड करना चाहिए। हेलो। सर हाँ नमस्ते सर। हेलो सर।
सर एक हेलो। पेशेंट है 77 इयर्स की। सर आवाज आ रही? हाँ 77 इयर्स पेशेंट है, ओल्ड एज। हाँ उसके हाँ कर्ण कंडू है, कान के अंदर बहुत खुजली होती है, तो उसका कैसा विचार करें? भाई देखो, अगर युवान पेशेंट है तो सामान्यम कर्म रोगेषु घृतपानम रसायनम, तो और वो ब्रह्मचर्य तो वैसे भी बेकार है 77 में, तो उनको घृतपान कराओ और रसायन करो, वृद्धो याप्यानाम। और कान के लिए, खुजली के लिए मेरे यहाँ मैं अर्कपत्र को लाके पक्व अर्कपत्र पीत वर्ग के होते हैं, हाँ। वो अर्कपत्र को लाके साफ करके उस पर एरंस ने थोड़ा चुपड़ के हल्का गर्म कर लेना है ताकि वो सॉफ्ट हो जाएगा। फिर उसको कूट के उसका स्वरस निकाल के उसके दो दो बूंद दोनों कान में डाला करिए और घृतपान कराइए और रसायन कर दीजिए, तो वो कर्णकंडू ठीक होने के चांसेस है। 77 सर है। एक महीने से शतावरी घृत दे रही हूँ उनको, हाँ पर अभी भी शतावरी घृत चालू है उनको 1 महीने से। हाँ 1 1.5 महीने से दे रही शतावरी घृत, हाँ, तो वो पर उनको अभी भी कंडू है। हाँ तो वो अब अंदर से स्नेहपान या तो अच्छा हो गया होगा, तो फिर अब आप अर्कपत्र नहीं, का अच्छा नहीं हुआ है अभी भी। वो अर्क के बूंद किया तो अर्कपत्र काय पे गरम करना है? हाँ पी आवाज थोड़ी डिस्टर्ब आ रही। पत्ते आपके पत्ते को पकड़ोगे तुरंत उससे वो टूट हाँ। जाएगा और उससे क्षीर निर्यात किरण से उसको वो थोड़ा और फिर वो लूज हो जाए तो फिर उसको हाँ। कूट के उस रस निकाले और वो रस को दो दो बूंद कान में डालने के लिए बोलिए। उससे अगर वो ठीक हो जाता तो ऐसा कितने दिन करना चाहिए सर? वो हो गया है डेली एक डाल महीना। सकते हैं? हाँ तो वो डेली डाल सकते हैं? हाँ तो एक हफ्ते में ठीक हो जाना चाहिए, लेकिन ओके फिर सर। भी दर्द है इसलिए याद पे रहेगा। वो फायदा होगा तो भी वो कन्फेस नहीं करेंगे, तो उस उनको है ना एलोपैथी वाले ने हाँ वो कोई एलोपैथी क्या वाले ने एडवाइस दिया है कि ऑपरेशन करना चाहिए, कान की हड्डियां घिस गई है, तो ये हाँ तो हो सकता है क्या ऐसा? इसी हुई है, थोड़ी सी होगी, युवान वय में हो सकती, 77 में कुछ नहीं हो सकता। उनको समझाइए कि ऑपरेशन करेंगे तो भी कोई फायदा नहीं है। हाँ वो तो गलत। बताया। हाँ हाँ हाँ, और हम कोई शंख चक्र गदा पद्मधारी विष्णु भगवान नहीं है कि कैसा भी कितना भी पेशेंट आएगा सबको ठीक करेंगे। हम करने की कोशिश कर सकते हैं और ये सब मैंने उपाय बताए वो करिए और ओके। मोस्ट प्रोबेबल हो जाएगा ऐसा। हमें उम्मीद पे तो जहाँ जहाँ कायम है। रसायन क्या दे उनको सर? ये शतावरी घृत अपने आप में रसायन है और घृतपान भी है। वो तो चालू ही है, 1.5 महीना हो गया ज्यादा। देखो देखो संहिता को फॉलो करना तो फिर च्यवनप्राश देना चाहिए, क्योंकि उसमें अच्छा। प्राशो च्यवनस्य च लास्ट में यही बताया है। जब संहिता कर खुद च्यवन बोल रही हो तो फिर अपन शतावरी पर क्यों जाए। शतावरी गलत नहीं है, लेकिन संहिता के नजदीक से काम करना हो तो फिर च्यवनप्राश ज्यादा ठीक। ओके सर, थैंक यू। जय हो। सर मेरी माता जी हैं, हाँ जी, प्रणाम। तो उनका एज जैसे 60 ईयर है और उनको परेशानी है कि उनको क्या हो गया? हेलो, हाँ वो अगर कोई भी दवा लेती हैं तो उनको पेट साफ नहीं होता, चाहे अपने मान लो एरनिस ने दिया होगा या कुछ अपने को टेबलेट्स वगैरह दी होंगी। अभी वो कभी कभी जैसे मान लो नित्यम टेबलेट और अभियादी मोदक लेती हैं 2 2 टेबलेट,
तब उनका पेट साफ होता, अदरवाइज उनका पेट साफ नहीं होता 5 से 10 दिन तक। नहीं, और उनको पहले भूख तो ठीक लगती थी, और अभी 1 महीने से उनका भूख भी डिस्टर्ब हो गया अब, और शरीर में हाँ, आलस बना रहता है उनको। एक काम करिए, 2 चम्मच गाय का घी और 5 चित्रकादी वटी पीस के मिला के सुबह खाली पेट चटा दीजिए जी। और उसके ऊपर 1 गिलास गर्म पानी पिलाइए। ये गृहिणी सद्यो स्नेहन अवस्थी की चिकित्सा है। जी ये सर। जो है वो गृहिणी की पुरानी शिकायत लगता है, इसलिए जी सर। कि गृहिणी की अवस्थी की चिकित्सा चरक ने बताई, वो मैं आपको बताता हूँ। 2 चम्मच गाय का घी और 5 से 10 चित्रकारी पीस के दोनों को मिला के सुबह खाली पेट चटा दीजिए, ऊपर 1 गिलास गर्म पानी पिलाइए जी और सर। खाना खाने के पहले 1 प्लेट सलाद बोलते हैं ना, हरितक वर्ग, वो सलाद पीस के या सॉरी काट के उसमें नींबू क्या सर? और नमक डाल के खिलाइए, बाद में खाना खाने क्या के लिए बोलिए। सर, एक बार वापस बताएं, क्या क्या खिलाना? तौबा तौबा आवाज सही यार, नहीं आया था सैलेड मैं सर, सैलेड आवाज बोलो। सही। नहीं हूँ, बूढ़ा हूँ, बार बार नहीं जी बोल जी सकता। आप दोबारा सुन लीजिए। 2 जी चम्मच सर। गाय और 5 से 7 या 10 चित्रकादी कूट के उसमें मिला के सुबह खाली पेट चटाइए, ऊपर 1 गिलास गर्म पानी पिलाइए और खाना खाने के पहले 1 प्लेट सलाद, नींबू, मरीच और नमक डाल के खिलाइए, उसके जी बाद सर। में जी खाना जी बोलिए। अगर दांत जी सर। नहीं तो सबसे पहले उनका डेंचर करवाइए, क्योंकि अगर ठीक से चबाया नहीं जाएगा तो वो नहीं, दांत का कोई प्रॉब्लम नहीं सर, है सारे हैं। हाँ, फिर तो ये सलाद डेंचर खिलाइए, ये खाना खाइए, इससे सद्य स्नेहन होगा और 1 हफ्ते में 2 अभ्यादी की जगह 1 अभ्यादी काम लगेगी और फिर ये 15-20 दिन खाएंगी और घी लेंगी चित्रकादी के साथ, तो फिर अभ्यादी भी नहीं चलेगी और फिर इसको कुछ दिन तक चालू रखिए, फिर चित्रकादी कम करके सिर्फ घी और नमक के साथ उसको ठीक हो जाएगा। वो मत जी सर। पूछिएगा कि प्रेशर नहीं बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा। जी सर। ठीक है, हेलो, थैंक प्रणाम सर। यू जी। जय हो। हाँ बोलिए। सर बोल रहे थे हेमंजिमा को कैसे सोच सकते हैं सर, उसमें सुनाई अर्श नहीं महा दिया। का शायद सर हेमंजिमा में अर्श महा का शायद सकते हैं। हीमेंजियोमा तो वैसे भी कोई तकलीफ करने वाली फाइंडिंग नहीं है, उससे क्लिनिकल सिम्टम क्या है वो बताइए ना। हीमेंजियोमा है सर कहाँ कुछ वो नहीं है सर, बस हाँ, वो सिर्फ एक्सीडेंटल फाइंडिंग होता है, फिर भी वो सिरा का प्रॉब्लम है। जैसे अर्श सिरा का प्रॉब्लम है, उस तरह से ये भी सिरा का प्रॉब्लम है। उसमें रक्त पाचक या रक्त बल दे दीजिए। और साहब, हाँ, प्रवीण साहब हर्षोग्न महाकषाय भी बोलते हैं, उसको भी यूज करिए, जरूर फायदा होगा हेमेंजियोमा। लेकिन फायदा करा के क्या करेंगे, पेशेंट को कोई कंप्लेन तो होगी नहीं। इट्स ऑलवेज एन कोइंसिडेंटल या एक्सीडेंटल फाइंडिंग, कोई सिम्टम नहीं होता हेमेंजियोमा में। लेकिन करना हो तो ये अशोक महाकषाय रक्त बल वो दे दीजिए। क्या उम्र है? सर 26। अरे यार, जवान आदमी है, 50 तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। कोई ट्रीटमेंट नहीं की तो भी उसको रिअश्योर कर दो कि बेटे तेरे को कुछ नहीं होने वाला, तू चिंता मत कर, भूल जा कि तेरे को हेमेंजियोमा है, और 50 के बाद कुछ होगा तो देखा जाएगा करके उसको एश्योर दीजिए। जी सर, कुछ थैंक यू सर। हाँ, जय। नमस्ते हेलो। नमस्ते। सर, मैं आपसे किसी चिकित्सा से ज़्यादा आपसे कुछ एडवाइस लेना चाह रही हूँ आपके अनुभव से। सर, हमारे बीच में ऐसे बहुत सारे वैद्य हैं जिन्हें संहिता पे पूर्ण भरोसा है, चिकित्सा पे पूर्ण भरोसा है,
लेकिन फिर भी सर कभी कभी वो चिकित्सा सिद्धि नहीं पा सकते हैं और जिनकी वजह से पूरा मनोबल टूट जाता है। सर नहीं ऐसे वैद्यों के लिए नहीं नहीं, ऐसा ऐसा डरने का नहीं है। अगर चिकित्सा विफल कभी नहीं होती, इसलिए ये प्रॉब्लम आपका है, वही प्रॉब्लम भाव प्रकाश का भी था। उसके जमाने में भी कई बार ऐसा होता था कि पेशेंट को ठीक नहीं होता, चिकित्सा सफल नहीं होती थी, लेकिन उस वक्त उन्होंने पॉजिटिव एटीट्यूड दिखाते हुए ट्राई करके देखा कि ऐसे तो कैसे हो सकता है, जब संहिता ने लिखा है और मैंने उसी तरह से किया है, दिल से साफ दिल से संहिता को फॉलो किया, फिर रिजल्ट क्यों नहीं मिलता? तो रिजल्ट के अन्य 2-3-4 मायने होते हैं। एक तो धातु साम्य या तो रुगुप शमन, ये अगर होता है तो बेस्ट है। अगर नहीं होता है तो आप समझिए कि हम कोई विष्णु भगवान नहीं है कि सबको ठीक कर देंगे। लेकिन क्वचित अर्थः, क्वचित धर्मः, क्वचित मैत्री, क्वचित यशः, ये सभी चीजों को ध्यान में लेके एसेस करना चाहिए कि हमारी ट्रीटमेंट फायदेमंद हुई कि नहीं। पेशेंट की दृष्टि से डेफिनेटली न हो सकती है रिजल्ट, वो बोले कि मेरा सर दर्द कम नहीं हुआ, लेकिन मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, आपका स्वभाव बहुत अच्छा लगा, आपका अप्रोच बहुत अच्छा, ये कुछ ऐसा पता नहीं मेरा तकदीर होगा कि मेरा ठीक नहीं हुआ आपसे, बाकी आई एम सेटिस्फाइड बाय यू, ऐसा आपका एटीट्यूड होगा तो वो क्वचित अर्थ, क्वचित मैत्री, क्वचित धर्म, क्वचित यश, चिकित्सा नास्ति निष्फला। इसलिए आप ऐसा मानिए ही नहीं कि चिकित्सा सफल नहीं होती, होती ही है। लेकिन हम रुगुप शमन और धातु साम्य, ये जो तंत्र के प्रयोजन हैं, वो डेफिनेटली चरक के टाइम में वही प्रयोजन थे और उसको वो बहुत अच्छी तरह से हैंडल भी कर लेते थे। लेकिन भाव प्रकाश तक आते आते भाव प्रकाश ने ये बोल दिया, न वैद्य प्रभुरायुषी, वैद्य आयुष्य पर अपना कोई अधिकार नहीं रखता। पेशेंट ठीक होगा और नहीं हुआ तो आपको यश मिलेगा, मैत्री मिलेगी, धन मिलेगा और फायदा भी होगा। ये मीन्स चिकित्सा कभी निष्फल नहीं होती। लेकिन हाँ, आपकी शुरुआती प्रैक्टिस में अगर पेशेंट ठीक नहीं होता है तो वो थोड़ी आपत्ति होती है, लेकिन उस पर उसके लिए ही ये सानिध्य बड़ा काम आता है। पारायण मंत्र प्रार्थना भी बड़ी काम की चीज होती है। जैसे ही आपके पेशेंट को रिजल्ट कम मिलना लगे, आपको दिन में 3 बार संहिता को टाइट हग करके उसको बोल देना है कि मेरा सम्यक हित तेरे हाथ में है, अब ये पेशेंट को तुम ठीक करो। वैसे ये तो सब पेशेंट के लिए ये कहना चाहिए संहिता को कि मैं कुछ नहीं करता, तू ही कुछ करती, तू ही सब करती है, तू ही कर, मैं सिर्फ पैसा कमाता हूँ। ऐसा करके अगर आप काम करेंगी तो संहिता के लिए कुछ असफल या रिजल्ट नहीं मिलना ऐसा होता नहीं। और अगर संहिता नहीं कर पाई तो आप या मैं क्या कर पाएंगे? अगर संहिता को बोला कि तू कर और नहीं हुआ तो इसका मतलब कि निवृत्तानाम उपेक्षणम वैद्यवृत्ति चतुष्टय, है ना? जी सुन सर, रही? जी सर। हाँ, हाँ नमस्ते सर, जी सर। हाँ, तो वो वाली बात है। नमस्ते सर, एक प्रश्न है सर मेरा। इरशाद, स्वागत है। सर एक 10 साल की बच्ची है सर, तो उसको उठते ही छींके बहुत आती है और नाक बंद हो जाता है, और जैसे ही वो किसी मतलब मिट्टी खेलती है तो उसको आंखों में भी इन्फेक्शन हो जाता है। कभी कुछ फ्रूट्स खाती है तो इचिंग हो जाती है। तो ऐसे बहुत बच्चों में सुबह सुबह उठ के छींके आने लगती है, ऐसे डस्ट एलर्जी ऐसे बहुत बच्चों में देखा गया है। तो इसमें क्या करना चाहिए? मतलब ये रसदृष्टि का भी मैंने विचार किया था। लेकिन डस्ट एलर्जी को कैसे समझना? आप ये कहें कि सुबह उठ के छींक आती है, वो ठीक है, उसकी बारे में सोचा जा सकता है।
लेकिन डस्ट एलर्जी कैसे सोचेंगे? वो तो बड़ी झंझट वाली बात है। आप पता नहीं, आप सब लोग अंग्रेजी निदान लेके कोई आता है, आप डायग्नोस करते हैं कि उसको डस्ट एलर्जी, हमको कहाँ से नहीं आता है? सर, शीत वायु से ज्यादा होता है सुबह, जैसे कफकाल में होता है ज्यादा। हाँ, डस्ट एलर्जी क्या होती है? तो शीतकाल में और सुबह में ज्यादा छींकें आती है उठने के बाद तुरंत, इसका मतलब कि शरीर में आम और स्रोतोरोध ज्यादा होता है और सुबह उठने के बाद जो स्रोतस को खुले होना होता है वो नहीं हो पाता है, इसलिए ये सब झंझट होती है। अब स्रोतस को खुला करना है इमीडिएटली, सुबह सुबह ही 1 घंटे में खुला करना हो तो उसके लिए क्या किया जा सकता है? सबसे अच्छी उपाय है पुरुषव स्रोतस को खुला कर दो। पुरुषव स्रोतस खुला हो जाएगा, पुरुष की अच्छी प्रवृत्ति हो जाएगी, तो वहीं से ही उसका स्रोतोरोध दूर हो जाएगा और बिल्कुल तो इस तरह से अगर पुरुष प्रवृत्ति ठीक से हो जाएगी, स्रोतोरोध दूर हो जाएगा और छींकें, प्रत्याय वो सब अपने आप ठीक हो जाएगा। इसलिए सबसे पहले कोष्ठ शुद्धि या तो पुरुष स्रोतस को खुला करना, ये सबसे पहले करिए। उसके बाद में नाक में एरंड स्नेह के 2-2 बूंद सुबह शाम, हल्का, वो एरंड स्नेह की बोतल छोटी हो, उसको गर्म पानी में हिलाओगे तो वो हल्का सा गर्म हो जाएगा, उसकी 2-2 बूंदें दोनों नाक में डलवाइए। तो मैं समझता हूं कि अंदर एक लेयर बन जाएगा और वात का हरण हो जाएगा। अगर, क्योंकि मारुतम शायते पति इति प्रतिशाय, उसमें मारुत और कफ का दोनों का, मारुत या आम, ये दोनों का रोल होता है। और स्रोतोरोध कोष्ठ शुद्धि करने से आम दूर हो जाता है, आम पाचन होके स्रोतोरोध दूर होता है और नाक में एरन स्नेह को डालने से वात शमन हो जाता है। वृश्यवात होता है तो बच्चों के में वृश्य की जरूरत नहीं होती, तो वो बल्य बन जाता है और बल्य बनता है तो बल बढ़ने से उसकी दोष निग्रह समर्थ हो जाता है, उसको रोग कम होते हैं। ये और ये अगर आपको रसरत्न समुच्चय पढ़ेंगे तो उसमें ये बहुत प्रैक्टिकल बात लिखी हुई है। मल संचय जन्य प्रतिश्याय, ये टिपिकल रसरत्न समुच्चय का की स्पेशलिटी है। वो इस तरह से ही बातें बताते हैं। इसलिए अगर कभी समझ में न आए तो रसरत्न समुच्चय को रिफर करते रहिए। ये मेरा समझना है कि बच्चे के लिए काफी है। फिर लंबे अरसे तक उसको ब्लिस गोल्ड प्लस है या ब्लिस गोल्ड ड्रॉप्स है, ये जो शिशु बल है, बाल चातुर्भद्र रस है, कुमार कल्याण है या कल्याणक है, ये सबको साथ में चला सकते हैं। लेकिन इनिशियली इतना करेंगे तो मैं समझता हूँ कोई उतने लंबे अरसे तक पहुंचने पर जरूरत नहीं पड़ेगी। जय हो सर। कॉमनली, नमस्ते सर। नमस्ते। हाँ सर, कॉमनली बच्चों के हाइट बढ़ाने के लिए बहुत से पेशेंट आते हैं ना, तो उसमें सर कोई अनुभव नहीं है। मेरे फैमिली का एक रोग है, वो मुझे नहीं मालूम, पापा से लेके आता हूँ, वो कैप्सूल दे देता हूँ, वो कोई जिम्मेवारी या क्लेम नहीं लेता और बोलता हूँ अगर जितनी हाइट बढ़नी बाकी रह गई होगी वो निकल आएगी, और वो निकल आए तो आपका नसीब। मेरे पास ये योग है, वो पापा देते हैं, मैं उसमें पढ़ता नहीं, मेरा विषय भी नहीं है, लेकिन वो एक फॉर्मूला है फैमिली की चलती आ रही, उसको मैं दे लेके छोटा हो जाता हूँ। लेकिन कईयों की 2 सेंटीमीटर से 1 इंच तक की हाइट बढ़ जाती, लेकिन मैं कोई क्लेम नहीं करता।
हेलो हम्म, सर, बोलिए। हाइपोपिगमेंटेशन एंड डार्क सर्कल्स के लिए क्या सिर्फ व्रण महाकषाय सही रहेगा या फिर उसके साथ अपन और क्या क्या दे नहीं, सकते हैं? महाकषाय, कुष्ठग्न और ये मंजिष्ठा का पाउडर उद्घर्षण के लिए देना है, और वर्ण महाकषाय और कुष्ठग्न महाकषाय, ये दोनों से चल जाएगा काम। मेरा तो चलता है। तो सिर्फ लेप के लिए मंजिष्ठा ही सही रहेगा या उसके साथ कुछ और भी, सरीवा आदि? भाई मैं तो मंजिष्ठा से चला लेता हूँ। मेरे लिए मंजिष्ठा भी कोई मायना नहीं रखती, मैं ही पावरफुल रह जाता हूँ, बन जाता हूँ, और मंजिष्ठा को बोलता हूँ कि इसके जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर। दादागिरी मेरी होती, औषध की नहीं। और सर सनबर्न के लिए क्या रहता है? हाँ, सनबर्न जो हाथ जल जाते हैं, मतलब अपन धूप में आते जाते हैं काफी, तो वो काफी ब्लैक हो जाते हैं हाथ। हाँ 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 हाँ, कुटकी समझते हैं, पिक्रोराइजा कुर्वोआ। यस सर। हाँ, उसको दो, उतना ही दो कि ज्यादा विरेचन न हो। ठीक है। सर नमस्ते। एडीएचडी के केसेस के बारे में हम कैसे सोच सकते हैं सर बच्चों में? हाँ, एडीएचडी के केसेस में जैसे बच्चे बहुत हाइपर एक्टिव रहते हैं या एबीसीडी मेरे को नहीं आती, और कुछ पूछना हो तो बताइए। नहीं सर, बच्चे जैसे बात नहीं करते या हमारी बात नहीं सुनते, अपने में बिजी रहते हैं या रिस्पॉन्स नहीं देते छोटे बच्चे, जैसे अटेंशन डेफिसिट हाइपर डिसऑर्डर करके डायग्नोस करते हैं, तो ऐसे केसेस में हम कैसे सोचते हैं? नहीं सर, तो आपने डायग्नोस किया है? नहीं सर, जैसे अभी छोटे बच्चे हैं, लर्निंग डिसेबिलिटीज हैं, क्या होता है वो बताइए। तो जैसे कंसंट्रेट नहीं कर पाते बच्चे, किसी चीज पे कंसंट्रेट कर पाते या हमारे को जवाब देते या बहुत हाइपर एक्टिव हो जाते हैं, तो ऐसी कंडीशंस में हम कैसे सोच सकते हैं बच्चे के बारे में? हाँ 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 हाँ, ये तो वायु अधिक हो गई, कफ की उम्र है, उसमें वायु अधिक हो गया है, तो कफ बढ़ानी और वायु कम करने की चिकित्सा करनी चाहिए। उसके लिए वो क्षपणेन एक दोषस्य वर्धनेन इतरस्य च कफस्थानानुपूर्व्या वा चिकित्सा स्यात् सन्निपातिके। तो कफस्थान पूर्वक मीन्स एक हल्का सा, छोटा बच्चा है इसलिए स्नेहन स्वेदन की ज्यादा जरूरत नहीं है, एक हल्का सा वमन करा दीजिए और फिर वात शमन और कफ वर्धन चिकित्सा करिए। और ये आप कह बहुत बहुत चंचल हो जाते हैं, वही है ना? हाँ सर, वही केस। हाँ हाँ हाँ, तो फिर उसके लिए थोड़ा मनोनिग्रह या सत्वावजय वो नहीं कर पाते तो सत्वबल चिकित्सा है वो दीजिए, सारस्वत दीजिए, और उनको करने वाले औषध, वो एक कल्याणक घृत होता है, उसका दीपक जला घर में करिए, पूरे घर में फैले, उस तरह से उसको रखिए, सुबह शाम करिए, वो भी करेगा। और वृद्ध भागवत में एक बाल रक्षा स्तोत्र है, उसका 3 बार, तो भी वो फायदा करेगा। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। हेलो सर, एक बंदित्व का केस है। हेलो हेलो, हाँ जी सर एक बंदित्व का केस है, अपने एक नोन है, 35 ईयर एज है उसकी। मेरा कोई अनुभव नहीं है, आई वोंट बी एबल टू शेयर यू। फिर भी कुछ बताइए, कुछ आता जाता हो, किसी का सुना कहा सुना होगा तो बता दूंगा। अच्छा, बंदित्व का केस है, 35 ईयर एज है, और उनको पहले एक बेबी हुआ था, और बेबी होने के बाद वो खत्म हो गई थी, तो उसके बाद उन्होंने 2 बार IVF को ट्राई किया है,
बट उनको फिर से कंसीव नहीं हुआ उसके बाद से, 2013 के बाद से अब तक। एक रिक्वेस्ट करूं, आईवीएफ भी फेलियर है। ये उनके मेंसेज वगैरह सब कुछ सब ओके है और रिपोर्ट सब कुछ नॉर्मल है। तो फिर कुछ दैव वपाश्रय करके देखो, क्योंकि बेसिकली मैं ऐसा समझता हूं कि कंसेप्शन में 3 पार्टी, हस्बैंड वाइफ एंड ऊपर वाला, वो 3 का चाहिए। अगर वो सभी का रिपोर्ट्स आप कहते हैं नॉर्मल है, तो फिर वो ऊपर वाले को खुश करना ही बाकी रहता है। तो उसके लिए दैव वपाश्रय करिए तो फायदा होगा, ऐसा मैं समझता हूँ। लेकिन जहाँ तक मेरे को ख्याल है, प्रवीण सर ऐसे केसेस को डील करते हैं। तो जब प्रवीण सर होते हैं तो उनको पूछ लीजिए, he will be in a better position to satisfy your query. जी सर, थैंक यू। मेरा सर, हेलो हेलो। हाँ जी, नमस्ते। हेलो सर। हेलो हेलो, नमस्कार सर। नमस्ते सर। हाँ सर, मेरा सर। बेटा है 14 ईयर। कौन? हेलो। हाँ बोलिए। सर, मेरा खुद का बेटा है सर, 14 ईयर का है। हाँ, सर, हाँ। उसका वेट बहुत ज्यादा बढ़ रहा है सर। उसका वेट 70 के लगभग पहुंच चुका है और हाइट भी कम है सर उसका। और सर डाइट भी नॉर्मल लेता है, फास्ट फूड वगैरह कुछ भी नहीं है सर। पहले एक्टिव था मगर अभी एक्टिव भी नहीं है सर इतना। और अभी उसका मैंने थायराइड करवाया सर, थायराइड TSH 150 आ गया। देखो, उसमें तो आप ये स्थौल्य की जो चिकित्सा वो अतर्पण चाहिए, मैं समझता हूँ। उम्र कितनी है? 14 साल। 13 साल तक नहीं कर सकते, अब ये 14 तो 1 ही साल ज्यादा है। फिर भी आप कोशिश करिए उस बच्चे को घी, तेल, गुड़, चीनी और चना चावल, इतनी 6 चीज। और आपका वॉइस क्लियर नहीं आ रहा है सर। हाँ, आपका वॉइस नहीं आ रहा है सर। अरे भाई, यहाँ से तो सब खुला हुआ है। हाँ सर, अभी आ रहा है। हाँ जी। हाँ हाँ हाँ, ये बीच में शायद दूसरे का नहीं आ रहा होगा। बच्चे को घी, तेल, चीनी, गुड़, चावल और चना, इतनी चीजें बंद करा दीजिए। सुबह उसको चाय, बिस्कुट, दोपहर में 2 रोटी या 3 रोटी खाता हूं तो 3 रोटी, सब्जी, दाल, दही और सलाद, इतना खिलाइए। फिर शाम को अगेन 2 रोटी, दाल, सब्जी, सलाद और दही, ये खिलाइए। ऐसा 3 दिन खिलाइए। चौथे दिन सिर्फ फ्रूट दीजिए उसको, जो अच्छा लगते हो वो फ्रूट। बड़े हो अगर 20-25 का हो तो फिर 2 सुबह केले, दोपहर में 2 सेब और शाम को 2 चीकू, ऐसा करवाता हूं मैं। और फिर 5वें, 6ठे, 7वें दिन पहले, दूसरे, तीसरे के हिसाब से, 8वें दिन चौथे के हिसाब से, इस तरह से चलाएंगे तो धीरे धीरे स्थौल्यापकर्षण होगा। लेकिन ये लंबा चलने वाला प्रोसेस है। जी सर, उसका थायरोक्सिन शुरू करना चाहिए क्या उसका? वो उसका अंग्रेजी डॉक्टर बताए। लेकिन इतने सालों में मैंने देखा है कि थायराइड की ट्रीटमेंट एलोपैथी की ज्यादा ठीक होती है, सस्ती भी होती है, जल्दी रिजल्ट भी देती है, और 25-30 साल में उसके कोई साइड इफेक्ट होने को तो वो होते हैं, अदरवाइज सब ठीक ही चलता है। तो ठीक, थैंक यू। कुछ हो तो वो पकड़ लो तो ज्यादा ठीक रहेगा। ओके, थैंक यू सर। नमस्ते सर। नमस्ते सर। नमस्ते सर। हाँ जी, नमस्ते सर। नमस्ते। 18 इयर्स का वन गर्ल है। उसको क्या 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 भी खाती है वो वापस आता है।
फिर चबा के हाफ एन आवर या वन आवर में वापस आता है, फिर चबा के खाने से वो हजम हो जाता है। लेकिन ये प्रोसेस सुबह क्या खाती है वो शाम तक ऐसे प्रोसेस होता रहता है। और उसको स्कोलियोसिस भी है। एक बार 4-5 बरस के पहले ये टीबी का सिम्टम्स भी था। वो कुछ भी नहीं लिया, लेकिन वो सिम्टम कम हुआ। तो क्या करना है? प्रलेपक ज्वर की चिकित्सा करिए, शोषघ्न चिकित्सा करिए और प्रलेपक ज्वर की चिकित्सा करिए। और उम्र कितनी बताई? 18 इयर्स। 18 इयर्स। तो ये जयमंगल रस होता है दूध पापेश्वर, वो एक गोली हर और उससे उसका धात्वाग्नि मांद ठीक होगा। और अस्थि बल करके एक टेबलेट आती है, उसको दीजिए। तो वो जो धारण कर्म है का वो ठीक से नहीं पा रहा है और बार बार उतना खराब भी नहीं है कि वो उल्टी करा देता है। वो पशुवत जुगाली करके वो वापस यस सर। तो उसमें प्रलेपक ज्वर की चिकित्सा करिए और जयमंगल दे दीजिए, वो जरूर फायदा करेगा। और कितने दिन के लिए सर? कितने दिन के लिए सर? 3 महीना तो 3 महीने। हाँ, ये अक्षमा है, शोष है। यस। और थैंक यू सर, धन्यवाद। ठीक से नहीं ट्रीट किया है। सर नमस्कार सर, एक लेडी के ना मुंह में अभी ग्रंथि हुई है, तो वो कैंसर से डिटेक्ट हुआ है। वो आप कितने साल से प्रैक्टिस करते हैं? सर नहीं, मैं आयुर्वेद तो 5 साल से ही कर रहा हूँ, पर यदि आप कर सकते हो तो आपका। हाँ जी। हाँ, वो आपकी बस की बात नहीं है और वो हायर सेंटर पर भेज दीजिए, वही ठीक रहेगा। सर उसमें यदि ऑपरेट वगैरह हो जाए तो आपका फिर भी करवा सकते हैं। कंडीशन में आए, वो जिस कंडीशन में आते हैं उसके आगे की ट्रीटमेंट अपन करते हैं। और ट्रीटमेंट करते हैं मीन्स ग्रंथि अर्बुद वो तो मैं कभी डायग्नोस पहले कई क्या करता था जब पागल। अभी जब से पता मैं वातपित्त कफ 10 रक्तमांस में 10 शुक्र धातु साम्य समदोमाग्नि समधातु फल क्रिया और पेशेंट मेरे मन हो जाते हैं। जी सर, वो आप थैंक यू। हेलो, हाँ नमस्ते सर। एएनसी पेशेंट में बहुत ज्यादा वीक है और उसका वेट गेन करना है, तो क्या कर सकते? हेलो, एएनसी पेशेंट में अगर वेट बढ़ाना है तो उसमें क्या कर सकते हैं? वो तो क्या वो द्राक्षा का सूप और मधुमंडूर ये दे दीजिए। वैसे ये गायनी और ये आप कहते हैं वो वाली एबीसीडी मेरा कोई खास रोल नहीं होता, मीन्स उतना अनुभव नहीं है। लेकिन गर्भ है, फलग्रुत है और मधुमंडूर है और ये द्राक्षा का सूप है शाम को, वो प्रवीण सर वो द्राक्षा को भिगोना है, शाम को उबाल के उसमें 1 चम्मच और थोड़ा वो सवर्चल डाल के पीना है सूप की तरह। वो भी देंगे तो वो अच्छा स्नेहन और वजन बढ़ाने वाला होता है। ओके सर, थैंक यू। मधुमंडूर यूज करिए। नमस्कार सर। नमस्ते सर, एक 52 इयर्स ओल्ड पेशेंट है, मेल पेशेंट. घालायचं असेल तर घालून घे, पण 2 मिनिटं झोपशील. घातली? हाँ जी सर, एक 52 इयर्स ओल्ड मेल पेशेंट है. उसको 2020 दिसंबर 2020 से उसको मुख का टेस्ट चला गया है. अगर बहुत ज्यादा नमक डालो या मीठा डालो तभी उसको पता चलता है, अदरवाइज उसको मतलब पता नहीं चलता. और दूसरी बात, उसकी एपेटाइट ठीक है, भूख ठीक है, बावल ठीक है, और कोई उसको प्रॉब्लम नहीं है.
हाँ, तो ये तो इंद्रिय प्रदोषित विकार है, अर्थ ग्रहण असामर्थ्य है। रसना का जो रस है वो ग्रहण नहीं कर पाती है, मीन्स उसका अर्थ ग्रहण असामर्थ्य है। और शब्द स्पर्श रूप रस गंध का ग्रहण करना वो मेधा का कार्य है, मेधा ग्रहणेन परीक्षेत। तो मेधा को ग्रहण कराने के लिए, अर्थ ग्रहण सामर्थ्य बढ़ाने के लिए ग्राही औषध, और उसमें भी उष्ण तीक्ष्ण और मेद्य हो ऐसे, उसमें ये शुंठी बहुत बड़ा अच्छा औषध है। और मेधा तक पहुंचने के लिए उसका आग्रापन, या तो 2 चम्मच शुंठी लेके उसकी पोटली बनाओ और रबर बैंड लगा के और उसको बार बार सूंघते रहो। इससे मुंह का टेस्ट, वो जो आप कह रहे हैं रसना का अर्थ, वो ग्रहण होना शुरू हो जाएगा। बाकी का सब चेक कर लेना है, आप बोलते हैं बाकी सब ठीक ही है। अगर ये यहाँ ये रसना का ही प्रॉब्लम है तो ये इससे शुंठी से सब ठीक हो जाएगा। तो ठीक है, उनको कोई ऑरल मेडिसिन, कोई अजीर्ण के लिए ऑरल मेडिसिन देनी चाहिए उनको। तो कटु चूर्ण का मैं कवल ग्रहण करवा रही हूँ, बट उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। नहीं तो वो मैं कहता हूँ नहीं, ये करिए। और फिर कुछ भी अजीर्ण के लिए आप तो इतना सब समझ सकती हैं, तो उसमें कुछ भी दे सकते हैं, लेकिन उसमें ये शुंठी को सूंघने की पोटली बना के दीजिए। उससे ये सब अच्छा होने के बाद, अच्छा होने की लिमिट में होते हुए भी नहीं हो रहा है, आप मुझे बताइए। इसका मेरी दृष्टि एक ही मतलब है कि आपका पारायण, प्रार्थना, मंत्र और वो सब कम पड़ रहा है। वो आप बढ़ाएंगे तो आप जो भी ट्रीटमेंट देंगे उससे कैसा भी पेशेंट होगा ठीक होगा, सिवा वो कर्मज व्याधि हो तो उसमें तो कोई कुछ नहीं कर सकता। तो मेरे दृष्टि में तो आपको मजबूत हो जाना चाहिए। जितने भी प्रश्न पूछने वाले हैं वो सभी को मजबूत हो जाना चाहिए। इतने मजबूत हो जाना चाहिए कि आपके पास कोई औषध न भी हो तो, या डिजीज समझ में न भी आता हो, तो जो औषध आपके पास उपलब्ध हो उस औषध को आप बोल दीजिए, पेशेंट ठीक करना है, संहिता को बोल दीजिए कि मैं ये दवाई देता हूँ, उसकी ठीक हो जाना जरूरी है, बस बात खत्म। संहिता अगर करेगी, हाँ संहिता हमेशा करती है, अभी तक का मेरा अनुभव है। और हम ऐसे 62 वैद्य हैं जिनका ये संहिता को बता देने से सबका हो जाता है। बताइए। हेलो, हाँ सर, नमस्ते सर। नमस्ते। हेलो सर। ये पारिगर्भिका में क्या करना है, या ये फीडिंग मदर होती है वो फिर गर्भिणी बन जाती है, उस समय फीड करने से बच्चों को इम्यूनिटी कम होता है या कुछ नहीं खाता है और खांसी वैसा हो जाता है, वो छोड़ता भी नहीं, ये क्षीराद अवस्था में छोड़ता भी नहीं है स्तन्यपान पीना। तो उस समय कैसा हैंडल करना है? देखिए, बच्चे का विकास न होता हो तो उसके लिए स्वर्ण प्राशन या तो ब्लिस गुड प्लस करके एक प्रोडक्ट है, उसका बहुत अच्छा रिजल्ट है। स्तन्यापन वो नहीं हो पा रहा है और वो नहीं छोड़ रहा है क्योंकि वो उसकी जरूरत है, तो उसके लिए स्तन्य जनन महाकषाय का वर्तमान कराइए मदर को, साथ में उसको गर्भपाल रस भी दीजिए और पसंद भी दीजिए। उससे मदर का अच्छा ये जीरका भी देते हैं, उससे स्तन्य अच्छा होता है और बच्चे का पोषण भी अच्छा हो जाता है। साथ में ये ब्लिस गोल्ड प्लस जैसी औषधियां भी देते रहिए। तो मैं समझता हूँ वो जो पारिगर्भिक या फक्त तो नहीं, पारिगर्भिक होती है, वो हो जाएगा ठीक, चिंता की कोई बात नहीं। धन्यवाद, धन्यवाद। जय हो। हेलो।
हेलो हेलो सर। नमस्कार सर। नमस्ते। सर एक सीकेडी का पेशेंट है, उसका यूरिया क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ है, उसमें क्या कैसे ट्रीटमेंट कर? एबीसीडी क्या होती है, तकलीफ क्या है पेशेंट को वो बताइए मुझे। यूरिया एबीसीडी क्रिएटिनिन, जी सर, यूरिया और क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ है उसका, और हाइपरटेंसिव भी है और डायबिटीज भी है। ओहो, ये तो फिर किसी अंग्रेजी डॉक्टर को पूछ लीजिए, वो सब ठीक करके देंगे। आप बताइए पेशेंट को क्या होता है? शरीर में सूजन वगैरह है। ओ हाँ, फिर हीमोग्लोबिन कम हो गया है। फिर वही, तो फिर वो अंग्रेज को ही बताओ ना यार, मेरे को क्यों परेशान करते हो आप? पेशेंट को अगर शोथ, आप बोलते हैं कि सूजन शोथ है, तो शोथग्न चिकित्सा करिए। उसमें मैं आपको बताऊंगा कि अदरक, अदरक समझते हैं, जिंजर, हाँ, अदरक को कूट के उतना समान मात्रा में गुड़ मिला के सुबह खाली पेट उसको निगलने के लिए बोलिए, और आधे घंटे तक कुछ न दीजिए, बाद में चाय पानी करिए, तो शोथ ठीक हो जाएगा। जी हाँ जी हाँ, जय हो। हाँ जी हेलो सर, हेलो सर। जी। सर एक सोरियासिस का पेशेंट है सर, वो उसके मुझे सब नहीं, आपको क्या होता है पेशेंट को वो बोलो। अंग्रेजी आप डायग्नोसिस करते हैं सोरियासिस, कहीं से वो डायग्नोस करके आता, आप कोई तस्दी नहीं लेते, न डायग्नोसिस की तस्दी लेते न ट्रीटमेंट की तस्दी लेते। ट्रीटमेंट के लिए मैं, डायग्नोसिस के लिए वो कोई अंग्रेज, और बीच में बैठे बैठे आपको ट्रीटमेंट लेनी है, ऐसे कैसे चलेगा? आप बताइए पेशेंट को क्या होता है? सर उसको पहले ना स्केलिंग था और बहुत सारा कंडू भी था और बहुत स्केल्स निकलते थे सर, पर अभी वो सारे लीजन्स कम हो गए हैं। अभी वो हाँ, पेशेंट को जॉइंट्स में पेन चालू हो गया है। तो बाकी इसका उसका मतलब कोष्ठ, ये अग्नि वायु सब का प्राकृत है। वायु का विभजन कर्म और अस्थि का और श्लेष्मा का, श्लेष्मधरा कला का कर्म ये डिस्टर्ब्ड है, तो आप वायु चिकित्सा करिए और संधि श्लेष्मा की चिकित्सा करिए, श्लेषक कफ की चिकित्सा करिए। तो मैं समझता हूँ कि ये दोनों, कुष्ठ और संधिगतवात दोनों में फायदा होगा, और श्लेष्मा की चिकित्सा करनी चाहिए कि श्लेषालिंगन श्लेष्मा है, वो बल बढ़ाती, उससे वो ठीक हो जाएगा। ओके सर, थैंक यू। केफर कोल्ड करके ऐसी प्रोडक्ट है, उससे फायदा होता है। कुष्ठग्न महाकषाय भी चलेगा, वर्ण महाकषाय भी चलेगा, कंडुग्न महाकषाय भी चलेगा, और संधिघात के लिए वो पत्रपिंड स्वेद निर्गुंडी वो भी किए। वहाँ लोकली आप अग्निकर्म या विद्ध कर्म करेंगी तो भी। थैंक यू सर, थैंक यू। नमस्ते सर। नमस्ते सर। हाँ सर, हम रुग्ण में जब व्याधि विनिश्चय करते हैं तो उनमें प्रकृति का रोल कितना है, और हमें मतलब बिल्कुल नहीं, कोई रोल नहीं। कभी प्रकृति को, जी बोलिए। जब रुग्ण हमारे पास आता है तब उनकी व्याधि के अनुसार कौन से दोष घटे या बढ़े हैं वो ही हमें देखना है ना, उस टाइम हमें उनकी प्रकृति को ध्यान में नहीं रखना है ना। अरे प्रकृति किसी काम की चीज ही नहीं है, क्यों उस पर इतने जोर मारते हैं? बल इम्पोर्टेंट, प्रकृति भी क्यों नापते हैं? आतुर बल प्रमाण है, तो 10वीं परीक्षा में प्रकृति तो 1/10 है, 10% उसका रोल है बल के लिए। बल इम्पोर्टेंट चीज है, बल के लिए सोचो, उसके लिए जो ट्रीटमेंट करना है वो करो। प्रकृति देखने से कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे को तो नहीं पड़ता अभी तक। किसी कोई शास्त्रकार ने किसी डिजीज के लिए ऐसा बोला है
कि वात प्रकृति के ज्वर का पेशेंट या पित्त प्रकृति की रक्त पित्त का पेशेंट या वात प्रकृति का कुष्ठ पेशेंट ऐसी कोई चिकित्सा शास्त्र में कहीं लिखी है? हमने चढ़ा बढ़ा के है बस प्रकृति प्रकृति कॉन्स्टिट्यूशन नेटल कॉन्स्टिट्यूशन पता नहीं दुनिया भर की चीजें बड़बड़ा करते हैं, तो कोई रोल नहीं है प्रकृति प्रकृति। ओके सर। खोलो सर। नमस्ते। नमस्ते सर। नमस्ते। हाँ जी सर, बोलिए। प्रार्थना पारायण और मंत्र के बारे में जरा समझाएंगे? भाई वो संहिता कहो, पहले आपके पास संहिता होनी चाहिए चक्रपाणी टी का, और वो आप अगर यूज कर रहे हैं उसको पढ़ने में तो वो नहीं, एक अलग से जिसका सिर्फ पारायण करे ऐसी संहिता आपके पास हो, वो अगर आपके पास हो तो फिर आगे बात कर सकते हैं। अब सब हवा में ही बात करते रहे पारायण और मंत्र प्रार्थना, और वो ऑनलाइन नहीं होता है, उसके लिए विधि होती है, वो विधि के साथ करें तो ज्यादा ठीक रहेगा। ठीक है सर। ठीक है सर। नमस्ते सर। नमस्ते सर, वात व्याधि के पेशेंट हमारे पास काफी आते हैं आयुर्वेद में अगर देखें तो सर हम वात व्याधि को कैसे समझ सकते हैं? जैसे सर मैं मदर का केस ही डिस्कस कर रही हूँ। मेरी मदर है, वो 46 ईयर ओल्ड है। उन्हें काफी टाइम से जॉइंट्स में पेन था, फिर धीरे धीरे मसल्स में वो कहते हैं कि थाइस की मसल्स में मुझे ज्यादा दर्द होता है, और नाइट में सोते टाइम तो चटके वाला दर्द होता है, और जो एंकल जॉइंट होता है वो उनसे बेंड नहीं किया जाता। जब वो चलते हैं तो पूरा लेग ही उठाकर और सामने आगे रखते हैं। तो सर इसको हम कैसे सोच सकते हैं? काफी टाइम से सख्तीगत बात है, समझिए आप, सख्तीगत बात है। उसके लिए रासना वात की एरन स्नेह के साथ योजना करिए। अच्छा जी सर। हाँ जी हाँ। सर। और सर हम इसमें क्या सोच सकते हैं रासना सप्तक वात का एरंड स्नेह के साथ में? हाँ हाँ, वो प्रक्षेप करके वो सुबह शाम लेते रहिए, और लोकल वो जो एंकल जॉइंट में तकलीफ है वहां विद्ध करिए। सर आवाज कट गई आपकी, आपने लोकल में सर? लोकल में विद्ध करना है, विद्ध कर्म। जी सर। जी, और कोई भी मालिश का कोई तो वो निर्गुंडी पत्र पिन भी कर सकते हैं, स्वेदन स्निग्ध स्वेदन कर सकते हैं। जी सर। जी सर। और उनको पथ्य पालन में सर हम क्या सोचें? जैसे सारे पेशेंट में सर पथ्य मैं पथ्य में नहीं, वो तो जब पेशेंट को फायदा न होना उस वक्त बच निकलने के सब रास्ते हैं। पथ्य आपने पथ्य नहीं किया होगा इसलिए ठीक नहीं हुआ, ऐसा करके बचने के लिए वो पथ्य होता है। बाकी कोई, मेरा तो 2 ही पथ्य होता है, फ्रिज के अंदर का, घर के बाहर का नहीं खाने का, सामने आ जाए तो खा डालने का, सामने से नहीं मांगने का, बस। क्योंकि कितना भी मैंने चौड़ा पथ्य बताओ ना, वो बाहर निकलता है घर आपकी क्लिनिक के, और फिर वड़ा पाव खा के घर जाता है। इसलिए हम मैं ये पालन न कर और रेडीमेड आहार रस बना दिया है, जिसको मैं वो देता हूँ हर एक पेशेंट को, और फिर वो झंझट से छोड़ देता हूँ। उसको जो खाना है सो खाए, जो जैसे रहना है वो रहे। खाने आहार का रोगी होने में 10-15% से ज्यादा तकलीफ वो उसका नहीं होता। नरोहित मीन्स आहार विहार आपके ठीक है लेकिन दाता नहीं है तो भी रोगी हो जाएंगे। आहार विहार ठीक है, दाता भी है, लेकिन झूठ बोलते हैं, सत्य पर नहीं है तो भी रोगी हो जाएंगे। ये सब किया, दाता भी हुए, सत्य पर भी हुए, लेकिन समीक्षाकारी नहीं तो भी रोग हो जाएंगे। ये सब किया और फिर भी आप तब सेवा नहीं की तो भी रोग हो जाएगा। तो ये आहार विहार 10-15% से ज्यादा नहीं, और उसको मैं बायोब्लेस से ओवरकम कर लेता हूँ। इसलिए फिर मेरे पथ्य पालन कोई जरूर, और वो तो छटक, वो क्या बोलते हैं, वो
ट्रेन में सांकड़ होती है ना खींचने, संकट समय खींच पच निकल पथ्य पथ्य विरहार भिंडी टमाटर नींबू खटाई वो सब। जी सर। सर से मम्मी को मैंने रासना सप्तक और दशमूल क्वाथ एक साथ चला रखा है काफी टाइम से। नहीं और है सर, जरूर। अच्छा ऑप्शन ना हो तो पिपली मूल और नमक प्रक्षेप, 1 चम्मच पिपली मूल और 1 चुटकी भर नमक, वो डाल के वो भी सुबह शाम दिया करिए उसके साथ। सर उन्हें बीपी का भी प्रॉब्लम है, तो सर उससे इससे कुछ प्रॉब्लम है? उनको तकलीफ क्या है वो बताओ। वो भी बीपी हाँ सर, उनको जब मैंने टेस्ट करवाया था लिपिड प्रोफाइल, तो उसमें सर एलडीएल उनके बढ़ा हुआ आया है। जिसको आप जिसने भी बताया उसको पूछो, उसने जिसने बोला कि ये बढ़ा हुआ है या कम हुआ है या बिगड़ा हुआ है तो उसको पूछो। मुझे तो पेशेंट को क्या हो रहा है वो बताओ। सर उन्हें ऐसे हार्ट से रिलेटेड ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं होता, कभी पेन नहीं होता, उन्हें स्वेटिंग ज्यादा होती है सर। हाँ तो वो बोलो ना, स्वेटिंग ज्यादा होती है तो वो तो मेद की मेद बलिया मेद पाचक दो। ठीक है, थैंक यू सो मच सर। Namaste, sir. One patient is there. He is 45 or 50 years old. But day by day, his buttocks are becoming thin. And he tells some pain or something. ये मांस बलवर्धन या मेदो बलवर्धन दिया तो थोड़ा कम रहता है, कम रहता है, लेकिन पूरा ठीक नहीं हुआ है। छागल्यादि बृहत छागल्यादि घृत या छागांतराधियुष, ये दोनों में से एक को चलाइए और साथ में ये मेद पाचक और मांस बलवर्धन वो भी चलाइए, बल्य दीजिए। ये अमृत प्राश दिया है, अमृत प्राश घृत दो ना, बृहत छागला दे दो। अच्छा, ओके सर, ओके, ज्यादा ठीक रहेगा। हाँ जी, थैंक यू। हाँ, जय हो। अब सर बच्चों में वारंवार ज्वर होता है सर, वारंवार ज्वर होता है, ज्वर। हाँ हाँ। तो ऐसे मतलब कुछ ऋतु परिवर्तन होने के बाद ज्वर हो जाता है, कभी कुछ जीर्ण होने से ज्वर हो जाता है, तो इसमें जीर्ण ज्वर की चिकित्सा करनी है या आम की चिकित्सा करनी है? स्वर्णमालिनी वसंत घी के साथ देना है और केफ और कफा गोल्ड करके प्रोडक्ट है वो देता हूँ और उससे ठीक हो जाता है। और धात्वाग्नि मांद्य ज्यादा लगता है नाड़ी में, अगर धात्वाग्नि मांद्य ज्यादा लगता है तो फिर जय मंगल भी यूज कर सकते हैं। कफा गोल्ड क्या सर? पढ़न? कफा गोल्ड क्या बोला आपने? हाँ, कफा गोल्ड करके टेबलेट है, उसको एक एक सुबह शाम मक्खन के साथ दो या घी के साथ दो। स्वर्णमालिनी वसंत को भी सुबह शाम दे सकते हैं, और अगर धात्वाग्नि मांद्य ज्यादा है तो जय मंगल भी रस चलेगा। 3 महीना मिनिमम। थैंक यू सर। जय हो। नमस्ते सर। भाई नमस्ते सर। नमस्ते। सर 35 इयर्स ओल्ड एक मेल पेशेंट है, उसके बोन का टिश्यू है ना डेड होता है, और उसका बोन में ब्लड सप्लाई, उसके बोन का टिश्यू डेड होता है, और बिकॉज उसके बोन ब्लड सप्लाई नहीं हो रहा है, उसका लैक ऑफ ब्लड सप्लाई हो रहा है बोन में। ठीक है, वो तो अस्थि बल दो, रक्त बल दो, और टिश्यू डेड ऐसा कुछ बोल रही थी तो वो नवजीवन दो। जीवन कर्म बढ़ाना है तो प्राण काम ये दो, आमल की है, स्वर्ण है, बल्ला तक है, उसमें से कुछ दो। अस्थि बल दो, और वो मधुमालिनी बोलते ना, हाँ मधुमालिनी वो भी चलेगा।
ये मधुमंडूर और मधुमालिनी में मेरे को कई बार गड़बड़ होती। सर साथ में उनको अभी कॉन्स्टिपेशन भी हो रहा है, अभी। हाँ, तो वो पुरुषधरा कला का विकृति है। वहां आपको त्रिफला रसायन, दशमूल रसायन, वो सब, और अगर आपकी पास फैसिलिटी है तो बस्ती का उपक्रम करिए, काल कर्म बस्ती, योग बस्ती, जो ज्यादा ठीक लगे वो। दवाई पिलाई थी पापा। यस सर, थैंक यू। हाँ, जय हो। अब आयो सर। नमस्कार सर। नमस्कार सर। एक पेशेंट है 49 इयर्स ओल्ड। उसको सर एसिडिटी की बहुत प्रॉब्लम है और उसका पेट ऑलवेज भरा भरा रहता है और उसको एपिगैस्ट्रिक रीजन में टेंडरनेस बहुत रहती है। 4-5 साल हो गए उसने बाहर का खाना खा के नहीं देखा, घर का भी उसको डाइजेस्ट नहीं होता और शाम को 6-7 बजे के बाद वो कुछ भी नहीं खा पाती और उसको खाना हल्का लंघन करा दीजिए और फिर पित्त शमन कीजिए। खाने का थोड़ा दीजिए, सुबह दोपहर शाम 3 बार, आधा चम्मच। और क्या दें सर? खाने का सोडा। अच्छा ठीक है सर। वो आधा चम्मच 3 बार दीजिए, संलंघन करा दीजिएगा। तो सर लंघन किस सेंस में, मतलब वो 6-7 बजे शाम को 6-7 बजे के बाद कुछ खाती ही नहीं है, तो लंघन किस सेंस में करवाना है उसको? बिल्कुल नहीं खिलाना है, गर्म पानी पे रखना है 2 या 3 दिन, सोडा चालू कर दीजिए तो धीरे धीरे सब हो जाएगा। कब अलावरोध है या पुरुष वसोतस संग है तो उसका कुछ स्नेकिंग आवाज नहीं आ रही सर आपकी, बहुत कट कट के आ रही है। अब वो मैं क्या करूं? सर वर्धमान क्रम कौन कौन सी औषधियों का कर सकते हैं? भाई मैं धातुओं के बल बनाता हूं और उसी को यूज करके उसका वर्धमान क्रम करता हूं। पिपली का वर्धमान क्रम करता हूं, रसोन की पिपली का वर्धमान करता हूं, और मैं जो बल मेरे पास होते हैं उसके वर्धमान। रस धातु का लगे तो मैं रस धातु की जो प्रोडक्ट है रस बल, उसको 5 TDS पर 5 days देता हूँ बायोब्लिस के साथ। मेरा रस धातु का अग्नि ठीक हो जाता है, आहार रस भी ठीक हो जाता है। और जब बहुत बहुदोष हो और पंचकर्म साध्य न हो या तो मेरे पास फैसिलिटी कम हो तो फिर मैं रस बल, रक्त बल, मांस बल, मेद बल से शुक्र बल तक का वर्धमान करता जाता हूँ, तो मेरे बहुदोष ठीक हो जाता है, पूरे धात्वाग्नि दीपन हो जाता है। अच्छा, वर्धमान करने के बाद धातु बल का रेफरेंस कहाँ है चाहिए नहीं चाहिए सर? हेलो सर, वर्धमान कर्म करने के बाद जैसे आपने रस बल का बताया, तो उसके बाद वो रस बल टेबलेट देंगे या नहीं? नहीं, फिर वो देखेंगे ना दोष शमन हुआ कि नहीं, धातु साम्य हुआ कि नहीं, रुगुप शमन, बलवर्ण योग, अव्यवहारेषु अभिलाषा, निद्रा लाभ, वो सब होता है कि नहीं वो देखेंगे, उसके बाद में तय करेंगे। हाँ एक सर आपने नित्यानंद का योग बताया, आपके वीडियो में देखा था वो नित्यानंद। हाँ जी उसका सर। भी कभी करता हूँ, पहले बहुत करता था, अभी छोड़ दिया है। वो स्थौल्यापहरण और लोकलाइज्ड स्वेलिंग हो उसको कम करने के लिए नित्यानंद का वर्धमान करता हूँ। वो गर्म पानी के करना साथ होता है नित्यानंद का वर्धमान क्रम? वही वो सभी का मैं इसी तरह से करता हूँ, 5 TDS पर 5 days, या तो फिर 5 BD, 10 BD, 15 BD, 20 BD, 25 BD, 20 BD, 15 BD, 10 BD, 5 BD, 9 दिन के लिए ये भी करता हूँ। वो तो सभी, ये मेरी 2 पैटर्न ही है। रस रक्त मांस को 5-5 गोली 3 बार करता हूँ 5 दिन, या तो फिर 9 दिन का ऐसा क्रैश कोर्स करता हूँ वर्तमान। जी सर। वो तो आरोग्य वर्धनी का भी किया मैं तो उसका भी करता हूँ, नित्यानंद का करता हूँ, नवजीवन का करता हूँ, बृहस्पति का भी करता हूँ, सबका करता हूँ।
जी जी। हाँ जी। वसंत मालती का भी करते हैं आप ना? मालती वसंत का ज्यादा नहीं किया, व्रत का करता हूँ। जी जी जी। मालती वसंत सर का ये शायद रसबल का रेफरेंस कहाँ पे है? चरक चिकित्सा 3। ओके सर, थैंक यू सर। जय हो भाई। 10:30 होने को सर आए। कला के बारे में कैसे समझना चाहिए? कला का विकृति है या दोष का विकृति है या धातु का विकृति है? दोबारा बोलिए। एक कला का विकृति कैसे समझना है? पित्त धरा कला, मांस धरा कला, एक कला का विकृति है, ऐसा कैसे समझना है? जो आशय तक औषध को पहुंचाने में जो मदद करती है उसको कला कहते हैं। धात्वाशय अंतर मर्यादा कला। तो धातु पर काम करने हो तो धातु के वो जो कला है उस कला पर काम करना चाहिए। वो जो भी अपन औषध देते हैं वो कलाओं पर ही काम होता है, उसके द्वारा ही धातु तक पहुंचा जा सकता है, क्योंकि उसको भेदन करके तो धातु आती है। तो कला को जो भी औषध देते हैं वो उस तरह कला को मिलती है और वहीं से वो धातु तक उसको पहुंचाती है। इसलिए वो तो मीडिया है। अभी जैसे सबको आपको आप जोड़ रहे हैं ना, वो कला है। जैसे हमको उसके थ्रू मिलाते तरह से वो कला धातु और औषध से मिलाती है। धन्यवाद सर। सर एक रक्त सिस्टम बनने के लिए वो आपने पॉइंट कैप्सूल के बारे में बताया था। जी जी। पॉइंट कैप्सूल। पॉइंट कैप्सूल, हाँ हाँ। वो आपका है या सर वो कोई फार्मा का? वो आयु लैब का है। अच्छा, आयु लैब। ओजेक्स फॉट करके चरक का भी आता है, वो भी चलता है। अच्छा। एक हमदर्द का खून के है, कभी मैं वो भी यूज करता हूँ। और जब कुछ काम नहीं आता तो हीरा दखन करके एक औषध आता है। अब उसको हिंदी संस्कृत में क्या बोलते होंगे वो मुझे नहीं मालूम। हम यहाँ गुजरात में हीरा दखन बोलते हैं और काफी महंगा होता है, 3-4 हजार रुपये, लेकिन फिर वो 100% एश्योर्ड होता है, वो रिजल्ट बहुत अच्छे देता है। औषधि है सर वो, ये औषधि है, मार्केट में आता है वो? क्या है वो मुझे क्या मालूम, वो तो मैं मंगाता हूँ फिर यूज करता हूँ कैप्सूल में भर के। लाल कलर का आता है। जी सर जी। वो मैं द्रव्य गुण मेरा पक्का नहीं है, मैं खुद इतना पक्का हो जाता हूँ द्रव्य गुण के लिए 2 कौड़ी के होते हैं। जी सर, थैंक यू। सर हेयर फॉल के ऊपर बोलो ना, मतलब 25 इयर्स का एक लड़का है, उसका पूरा पैच निकलता है हेयर्स का। हेयर फॉल हो रहा है उसका। हेयर फॉल 20। तो एक काम करिए, 100 ग्राम बादाम, 100 ग्राम सिंगदाना, 100 ग्राम मगजतरी, वो खरबूजे के बीज का मगज, और 100 ग्राम सूरजमुखी बीज और 100 ग्राम कोपरे का पाउडर, डेसिकेटेड कोकोनट। इन सभी को हल्का सा सेक के पाउडर कर दीजिए और घी और गुड़ का वो पाया बना के उसमें वो डाल के उसके लड्डू बना दीजिए। वो सुबह और शाम 1-1 लड्डू दूध के साथ खिलाइए। तो ये आप जो बोलते हैं वालित्य फालित्य, उसमें फायदा होता है। थैंक यू सर। यार 1.5 घंटा हो गया। प्रणाम सर। सभी को नमस्ते सर। नमस्ते हाँ, सर। एक निबंध समय हो का चुका सेशन है। सर आपके जो कोई सवाल होंगे ना हम कल। हेलो सर, एक सवाल ले या एंड करें? अपन सर एक सवाल ले या एंड करें? बोलो सर। एक विबंध के पेशेंट है हमारे, उन
वो सर एरंड तेल मैंने 50 ml तक दिया सर, लेकिन कोई उसका इफेक्ट नहीं हुआ। तो सर पीछे मात्रा से और मैंने उसके बाद ऊपर से नहीं होता। मोटी बंद कर, छोटी वाली में बस्ती बस हाँ, और क्या 3 नंबर यार, से मोटे, 2 नंबर से छोटे पर निकल तो हो गई। कितने 2-3 महीने से प्रैक्टिस शुरू की क्या? सर नमस्ते। मैं तपन कुमार सर का बहुत बहुत दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने अपने अमूल्य ऐसा मार्गदर्शन हमें किया है। जी सर, मैं सभी को सूचित करना चाहता हूँ कि कल हमारा फिर से एक क्वेश्चन आंसर सेशन है। वैद्य सचिन मैसनी सर हमें कल मार्गदर्शन करने वाले हैं। सर बहुत बहुत धन्यवाद सर। जय हो।